हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स शिक्षण अभिरुचि। अभी आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम पंडित सुंदरलाल शर्मा वाले, ये वीडियो उनके लिए भी काम का है। अभी EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ये मतलब शिक्षक पद से संबंधित, ठीक है, CTET से संबंधित और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो टीचर से संबंधित है, चाहे वो बीएड हो है ना, DLED हो, सारे एग्ज़ाम्स में ये काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे अंक दिलाने वाले रहेंगे। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, तो आप बिल्कुल इस पर अभ्यास करिए और देखिए कि आप कितने, आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक हुई है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है सीखने की तत्परता, शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है, हमें ये नहीं को ध्यान में रखना है ना। और किसके बारे में कहा जा रहा है? एक शिक्षार्थी के बारे में कहा जा रहा है ना। तो एक शिक्षार्थी के पास जो महत्वपूर्ण लक्षण रहते हैं, एक शिक्षार्थी का जो महत्वपूर्ण लक्षण रहता है कि वो सीखने के लिए तत्पर तो रहते हैं, ये उनका लक्षण हो गया है। शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान देते हैं, ये भी उनका लक्षण है। और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, ये महत्वपूर्ण लक्षण है एक शिक्षार्थी का। लेकिन पढ़ाए जाने वाले विषय का उनको पूर्व तैयारी नहीं रहती है ना। पढ़ाए जाने वाले विषय की उनके पास क्या नहीं रहती है? पूर्व तैयारी नहीं रहती है, और यही हमें बताना था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पढ़ाए जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी एक शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सारे खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो उनमें से जो एक खंड है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है ना। हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे यार शिक्षण अभिरुचि तो अपने से आसानी से बन जाएगा ऐसा करके, लेकिन छोटी छोटी गलतियां क्या होता है हमें आउट कर देती है ना। तो अपनी तैयारी को हमें एक अच्छे वे में लेके चलना होगा ताकि आप अच्छे अंक के साथ प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करें और एक अच्छे कॉलेज में आप अपना एडमिशन करा सकें। साथ ही आप अपने जो टीचिंग वाला फील्ड है उसमें भी लगे रहें, ऐसा है। तो आप इस अभ्यास प्रश्न पर अपना फोकस बना के रखिएगा ताकि आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सके। दूसरा प्रश्न है हमारा, कक्षा में अच्छे शिक्षण के लिए सबसे पहले शिक्षक को अच्छी तरह जागरूक होना चाहिए। तो किस लिए जागरूक होना चाहिए बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा में उपयोग की जाने वाली प्रेरक तकनीकों के लिए, वह प्रतिक्रिया जिसकी वह कक्षा में तलाश कर रहा है उसके लिए उनको जागरूक होना चाहिए, कि कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर ऑप्शन दिया है वह कक्षा में क्या पढ़ाना चाहता है इसके लिए जागरूक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है, थोड़ा वीडियो को आप अगर पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो उत्तर बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो को जब पॉज करें और उसके बाद अपना उत्तर देने की कोशिश करें, और फिर मैं जो उत्तर बता रहा हूँ उसके साथ मैच करके देखें कि आपका उत्तर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नहीं हो पा रहा है तो आप अभ्यास के लिए तैयार रहिए, और हो जा रहा है तो आपकी जो तैयारी है निश्चित रूप से एक अच्छे वे में जा रही है, इस पर आप विश्वास बना के चलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कि वह प्रतिक्रिया जिसकी वह कक्षा में तलाश कर रहा है इसके लिए एक अच्छे शिक्षक को जागरूक होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो जब पूरी तैयारी करके
आ रहा है, एक शिक्षक जो है पूरी तैयारी करके आ रहा है, तो वो सबसे पहले अपने कक्षा में यह देखेगा कि वो जो भी तैयारी करके आया है उसके लिए जो कक्षा है वो तैयार है कि नहीं है ना। जो वो चाहता है, जो प्रतिक्रिया चाहता है उसके लिए कक्षा रेडी है कि नहीं रेडी है, वो एक शिक्षक के एक शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, या फिर किसी की भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षण समस्याओं को हल करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब आप कक्षा में प्रवेश करेंगे, है ना, जब आप क्या करेंगे, कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो कक्षा में छात्र रहेंगे और आप रहेंगे। ठीक है, और जो कक्षा का वातावरण है वो रहेगा आपके साथ में, है ना, और जो छात्र हैं उनकी समस्याएं रहेंगी। तो उन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? चूँकि आप कक्षा में आप जा रहे हैं, है ना, कक्षा में आप जा रहे हैं, तो संपूर्ण जवाबदारी कक्षा में जैसे आप हैं तो संपूर्ण जवाबदारी किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी। तो समस्याओं को हल करने की भी जवाबदारी किसकी हो जाएगी? आपकी ही हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षकों की। ठीक है, जो शिक्षण समस्याएं हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? शिक्षकों की रहेगी। बाकी जो भी समस्याएं रहेंगी उसके ऊपर, जो स्कूल से संबंधित और समस्याएं रहेंगी उसके ऊपर प्रधानाध्यापक की जो जिम्मेदारी रहेगी, है ना। और जैसे बच्चे विद्यालय आ जा रहे हैं तो सारी जवाबदारी किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी, यदि आप कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो। ठीक है, और यदि आप प्रवेश नहीं किए हैं तो उस समय जो संपूर्ण जवाबदारी रहेगी वो किसकी रहेगी? प्रधानाध्यापक की रहेगी। और जहाँ तक बच्चा विद्यालय से बाहर है, मतलब अपने घर के आसपास है, तो जो भी जानकारी उनसे संबंधित समस्याएं हैं उसकी जो जवाबदारी कौन लेगा? वो उनके अभिभावक लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके मित्र को ऊंची ऊंची डिग्रियां मिली हैं, फिर भी अभी तक उसे नौकरी नहीं मिल सकी है, तो आप क्या करेंगे? ये पूछना चाह रहा प्रश्न। ऑप्शन है, देखो अभी बहुत ऐसे बेरोजगार पड़े हुए हैं जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, है ना, लेकिन वो क्या है, अभी नौकरी की तलाश कर ही रहे हैं, है ना। तो और वो आपके मित्र भी हैं, है ना, हमारे आसपास मिल जाएंगे। तो आपको उस परिस्थिति में क्या करना है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए अच्छी नौकरी की तलाश करेंगे, उसे समझाएंगे कि आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसमें सुधार वांछनीय है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि अच्छी शैक्षिक डिग्रियां मिलने के बावजूद अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। या फिर ऑप्शन डी है, उन्हें समझाएंगे कि हिम्मत ना हारें और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते रहें, अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ही आप सामने वाले को पॉजिटिव कर सकेंगे, है ना। तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि यदि आपका कोई मित्र है और वो अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ परीक्षा पास किया हुआ है, तो उनको निश्चित रूप से ये भरोसा दिलाते रहना कि आप तैयारी को जारी रखिए और अंततः आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि परिश्रम का जो फल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? मीठा होता है ना। तो उसको लगातार परिश्रम करने के लिए हमें क्या करना होगा? उत्साह प्रदान करते रहना होगा, ताकि वो एक ऐसे समय में पहुंच जाए कि उनकी जो तैयारी है एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए कि निश्चित रूप से उसको एक सफलता प्राप्त हो और वो एक अच्छी नौकरी पे अपना स्थान बना पाए, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्हें समझाएंगे कि हिम्मत ना हारे और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते रहें, अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों में क्यों शुरू की गई थी, ये बताना है हमें, है ना। ऑप्शन है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए है।
ऑप्शन बी है छात्रों को दोपहर का भोजन देने से संबंधित है। ऑप्शन सी है भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी है अध्यापकों की ट्रेनिंग से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शुरू किया गया था वो किस लिए शुरू किया गया था? शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, ये बताना है हमें। ऑप्शन दिया हुआ है गरीब बच्चों को शिक्षा सुविधाएं देना है। ऑप्शन बी है आदिवासियों को शिक्षा सुविधाएं देना है। ऑप्शन सी है सबको प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाना है। और ऑप्शन डी है लड़कियों के लिए परीक्षा का विशेष प्रबंध करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है ना, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वो किस में आ रही है? सबको प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाने में नज़र आ रही है। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आयु के बारे में चर्चा की है 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, तो ये तो क्या कुछ जो विद्यालय से क्या रहते हैं, विद्यालय आने में कतराते हैं, है ना, या फिर कई कारण होते हैं जो विद्यालय नहीं आने का, है ना, तो वो विद्यालय का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना किया गया है ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई है। ठीक है, उनको साक्षर बनाने के लिए, है ना, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर जो गए हैं और बीच में अपना जो पढ़ाई है वो छोड़ दिए थे, ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, वहीं नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया होती है वो क्लास 6 के लिए, है ना, क्लास 6 और 9 के लिए क्या होती है? एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो अच्छे अंक लेके आते हैं उनका ये क्या होता है? मेरिट के आधार पर क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ठीक है, और ये नवोदय विद्यालय की जो शुरुआत की गई थी वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, है ना, उनके कार्यकाल के दौरान ये नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन है बात मत करो, बार बार कहना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। ऑप्शन सी है शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना। या फिर ऑप्शन डी है शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। तो फ्रेंड्स, जैसे आप शिक्षक हैं, है ना, आप क्या करेंगे? आप कक्षा में जैसे एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप कक्षा में एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कक्षा में शोरगुल होती है। प्रारंभिक तौर पे देखें तो, है ना, जैसे आप एंटर करते हैं तो जो शांति छाने लगती है ना। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यदि आपके कक्षा में शोरगुल जारी है ना, और उसको आपको क्या करना है? नियंत्रित करना है। तो आपको संप्रेषण के लिए कौन सी अच्छी पद्धति को चुनना होगा, ये बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप कक्षा में एंटर किए, है ना, तो आपको क्या करना है? अपने जो अध्ययन काम है, आपका जो सिखाने का जो प्रक्रिया, आपकी जो सिखाने की प्रक्रिया जो आप सिखाना चाहते हैं उसको आप क्या कर दें? प्रारंभ कर दें, आप जारी रख दें बिना शोरगुल के, परवाह किए बिना। यदि आप अच्छे शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आपके कक्षा में प्रवेश होते ही क्या होगा? जो कक्षा का माहौल है वो चेंज हो जाएगा। और चेंज नहीं भी होता है तो आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, मान लेते हैं आप किसी भी टॉपिक पे पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप पढ़ाना जारी रखें। निश्चित रूप से सारे बच्चे शोरगुल नहीं करेंगे, है ना। जो बहुत सारे बच्चे हैं वो आपकी तरफ क्या करेंगे कि ध्यान देंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि पूरा कक्षा का जो वातावरण रहेगा वो आपके सिखाने की तरफ आ जाएगा। ठीक है,
तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है कि शोरगुल की परवाह किए बिना क्या करना है, अपना शिक्षण जो है वो आरंभ कर देना है, ताकि आपके कक्षा का वातावरण क्या है वो नियंत्रित हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई अध्यापक अपने विचारों को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता की, ऑप्शन बी है कक्षा में छात्रों की रुचि में गिरावट, ऑप्शन सी है कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यदि आप अध्यापक हैं, है ना, और आपके विचार छात्रों तक संप्रेषित हो रहे हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी कारणें हो सकती है। क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता हो सकती है ना, बहुत उदंड मान लेते हैं विद्यार्थी हैं, ये हो सकता है, निश्चित रूप से ये हो ही सकता है ना। कक्षा में छात्रों की रुचि में गिरावट हो, ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। ठीक, क्योंकि आप जो सिखाना चाह रहे हैं, आपके जो बोलने का ढंग है, आपका जो समझाने का तरीका है, वो शायद छात्रों के लिए रुचिकर नहीं है। जो आप पढ़ाना, कोई भी चीज़ें अगर आप कोई टॉपिक अगर आप ले रहे हैं, अगर उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझा पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से छात्र जो है वो आपके लिए इंतज़ार करेंगे, आपके पढ़ाने के लिए इंतज़ार करेंगे कि कितना समय सर आएंगे और हमको एक अच्छी टॉपिक के ऊपर टीचिंग देंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमियों को दर्शाता है, और जब आप में कमी है तो निश्चित रूप से छात्र हैं जो रहेंगे वो आपके क्लास को जो है आपके जो क्लास में है क्या करेंगे, रुचि दिखाएंगे। ठीक है, और साथ ही यदि आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपकी कक्षा में क्या रहेंगे, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो निश्चित रूप से अनुपस्थिति में अधिकतम रहेगी, है ना। और यदि आप बेहतर टीचर हैं तो आप बेहतर समझा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके कक्षा में जो छात्रों की उपस्थिति है वो लगातार नियमित रहेगी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कारणों से क्या हो जाएगा, जो छात्र हैं वो आपसे तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, है ना, या फिर आप छात्रों से तालमेल नहीं बिठाएंगे, ये कारण हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की तुलना छोटे पौधों से क्यों की जाती है? ऑप्शन है दोनों का विकास धीमी गति से होता है, ऑप्शन बी है दोनों को विकास के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन सी है जिस प्रकार पौधों की काट छांट से उनकी विकास की गति बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा उनकी काट छांट की जाती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, बच्चे क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, है ना, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं। ठीक, अब पौधे भी क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, फिर वो क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, है ना, फिर वो और बड़े होके क्या होते जाते हैं, वृक्ष बनते जाते हैं। और जब वो बड़े होते जाते हैं तो निश्चित रूप से वो संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, कभी उनका कोई डाल टूट जाता है, कोई पत्ता निकल जाता है, ठीक है, कभी बहुत बारिश के वजह से, कभी आंधी तूफान के वजह से, ठीक है, कभी जो पशु हैं उनके वजह से, निश्चित रूप से वो एक संघर्ष के माध्यम से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। जो वृक्ष रहते हैं, ठीक है, जो वृक्ष होता है वो बहुत संघर्ष के साथ तैयार होता है। ठीक है, पौधा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और कई साल लग जाते हैं उनको तैयार होने में, एक वृक्ष बनने में। वैसे ही जो बच्चे रहते हैं, है ना, जो बच्चे रहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, निश्चित रूप से एक पौधे के समान रहते हैं। वो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, ठीक है, कभी आपकी बातों को अनसुना करते हैं, कभी सुनते हैं, ठीक है, सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, प्रभावकारी शिक्षण है, ऑप्शन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का,
कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रभावकारी शिक्षण के बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी कक्षा में स्पष्ट रहेंगे, जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसमें आप रहे मतलब ना स्पष्ट रहेंगे। मान लेते हैं आज आपको कहीं जोड़ना सिखाना है, ठीक है, योगफल सिखाना है, और आप योगफल को छोड़कर कहीं भाग में चले गए, भिन्न पढ़ाना शुरू कर दिए, तो आप टॉपिक से क्या कर जाएंगे, भटक जाएंगे। तो आपका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यपरक होना चाहिए। आप उलूल जुलूल बातों के साथ कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते, और कक्षा में प्रवेश करते ही आपका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट रहना चाहिए और तथ्यपरक रहना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या हो जाएगा, प्रभावकारी शिक्षण हो पाएगा वहाँ। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन है संश्लेषण, विश्लेषण, समझ या फिर मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मूल्यांकन जो है वो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है छात्र चित्र बना सकते हैं, छात्र पत्र लिख सकते हैं, छात्र एक ग्राफ बना सकते हैं, या फिर छात्र ईमानदारी को महत्व दे सकते हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड है, अगर उसको आप पकड़ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, भावात्मक क्षेत्र पूछा गया है। तो भावात्मक, देखो ये सारे सेंटेंस में देख लो भाव कहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ईमानदारी, ये ईमान का क्या हो जाएगा, ईमान का जब हम लोग भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। छात्र ईमानदारी को महत्व दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है छात्र के व्यवहार की कड़ी निगरानी, नियम एवं प्रक्रिया स्थापित करना, ये इसमें का ये तीसरा वाला ऑप्शन, ये जो है एक्चुअल में यहाँ पे आना था, एक प्रेरक कक्षा वातावरण बनाना, या फिर ऑप्शन 4 है अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना। आप यहाँ पे कक्षा में अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए बात की जा रही है, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना हो, एक अच्छा प्रेरक कक्षा वातावरण बनाना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एक प्रेरक कक्षा वातावरण बनाना होगा, तभी आप कक्षा में जो अनुशासन है उसको बना सकते हैं और जो समस्याएं आएंगी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। ऑप्शन है छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, छात्रों की उपस्थिति, भेदों की संख्या, कक्षा में एकदम सन्नाटा। मतलब ये है कि आप जो सिखा रहे हैं, ठीक है, आप जो सिखा रहे हैं तो कैसे प्रदर्शित होगा, कैसे जान पाएंगे कि आप अच्छा सिखा रहे हैं या फिर आप जो सिखा रहे हैं वो बच्चों के लिए अच्छा है, आप कैसे पता कर पाएंगे। तो देखो, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं, यदि छात्र आपसे प्रश्न करते हैं, उससे संबंधित सार्थक प्रश्न करते हैं, तभी आपका जो कक्षा है, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो उसका जो उद्देश्य है वो लक्षित हो पाएगा। जो आप पढ़ा रहे हैं, यदि उसके ऊपर जो छात्र हैं वो प्रश्न करते हैं, तो मतलब आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बैठेगा कि हाँ, आप जो पढ़ा रहे हैं वो छात्रों को समझ में आ रही है, जिससे वो उसी से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, सार्थक प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा कि छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न आपके अच्छे शिक्षण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के उद्देश्य का मतलब है। ऑप्शन है सीखने का अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, या फिर इच्छित सीखने के परिणाम। तो फ्रेंड्स, सीखने के उद्देश्य का मतलब ये है कि
इच्छित सीखने के परिणाम मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे एक छात्र है ना, और आप यहाँ पे सिखा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, ये छात्र जो है वो क्या, अगर आप जो सिखा रहे हैं उस पर क्या करता है, ये इच्छा रखता है उसको सीखने की, ठीक है। तो उसमें जब ये सीखने की इच्छा रखेगा तो निश्चित रूप से आप जो सिखा रहे हैं उस पर क्या निकलेगा, एक परिणाम निकल के आएगा, है ना। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि सीखने का उद्देश्य क्या है, कि जो आप सिखाना चाह रहे हैं तो उसमें जो सीखने वाला है वो इच्छा रखता है कि नहीं रखता है। ये अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करें, अच्छे नोट्स निर्देशित करने के लिए, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति का विकास करना। देखो, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है, मतलब सीधी सी बात है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण रूप से अपने को क्या करना है, विकास करना है। और सर्वांगीण रूप से विकास कैसे होगा, जब हम उनकी सोचने की शक्ति को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना, उनकी सोचने की जो शक्ति है उसका डेवलप करेंगे। और डेवलप कैसे हो जाएगा, जब उनसे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, उनको सीखने का मौका देंगे, उनको बातचीत करने का मौका देंगे, तो उनके जो विकास है, उनका जो सर्वांगीण विकास है वो हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जाके डांट डपट के, ठीक है, मार पीट के सिखाने की कोशिश करें और बच्चे उसको ज्यों कहते हो बोल दें और आप सोचें कि वो सीख गया ऐसे करके, तो ये नहीं। बच्चे के हिसाब से आपको सिखाना होगा, ना कि आपको अपने हिसाब से सिखाना है ना। बच्चा के स्तर के हिसाब से यदि आप सिखाना चाहेंगे तभी आप अच्छे रूप से सिखा पाएंगे। यदि आप डांट डपट के सिखाना चाहेंगे तो फिर बच्चे आपकी कक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो डर डर के बैठे रहेंगे कक्षा में। उनको समझ में आएगा तो भी हाँ बोलेंगे, नहीं आएगा तो भी हाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आदत को समझ जाएंगे कि अगर मैं ना कहता हूँ तो फिर मार पड़ेगी मेरे को, इससे अच्छा मैं हाँ ही कह देता हूँ, भले ही उनको वो चीज़ ना आए, ठीक है। तो आपको यदि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है तो क्या करना है, अपने उद्देश्य, अपने शिक्षण उद्देश्य को नीट एंड क्लीन रखना है कि आपको क्या सिखाना है, ठीक है। आप जो सिखाना चाह रहे हैं वो विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप है कि नहीं, उनके उम्र के अनुरूप है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। अगला प्रश्न है, प्ले वे पद्धति विद्यार्थियों में क्या विकसित करती है। ऑप्शन है, केवल संज्ञानात्मक, केवल शारीरिक विकास, केवल भावनात्मक विकास, या फिर ऑप्शन 4 है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास। तो खेल के माध्यम से, जब खेल खेलते हैं तो ऐसा नहीं कि खेल के द्वारा केवल वो खिलाड़ी केवल खेलना ही सीखेगा, ऐसा नहीं। वो खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना। वो ऊंचाई को सीखेगा, लंबाई को सीखेगा, ठीक है, कूदना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ठीक है, पकड़ना सीखता है, ठीक है, मतलब उसका भाव समझता है। कहीं पे उनको चोट लग जाती, खेलते खेलते कहीं चोट लग जाती है, मतलब तमाम प्रकार की जो उनकी जिज्ञासाएं रहती है वो खेल के माध्यम से वो सीखते जाता है। और साथ ही वो शारीरिक रूप से भी हृष्ट पुष्ट होने लगता है, क्योंकि रोज़ अगर वो भाग दौड़ कर रहा है खेल के माध्यम से तो निश्चित रूप से उसका जो शारीरिक विकास है वो भी एकदम तेज़ी से होगा, और एक उनका जो शारीरिक जो बनावट है वो शारीरिक रूप से एकदम मजबूत नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वयं क्या है। ऑप्शन है, गैर सरकारी संगठन, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर एक वेबसाइट का नाम। तो फ्रेंड्स, स्वयं क्या है, स्वयं है शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है, इसमें कक्षा 9वीं से लेकर पीजी तक, मतलब स्नातकोत्तर तक आप फ्री में निःशुल्क रूप से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
इसमें कुछ मैं और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देना चाह रहा हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किए थे HRD द्वारा, ठीक है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया, एजुकेशन विभाग कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, इसको मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, स्वयं का तो पहले फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये स्वयं का क्या करना होगा, फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना होगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना फ्रेंड्स, है ना। तो स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है वो एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्टडी। मैं यहाँ पे और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वयं, तो एस से हो जाएगा स्टडी, स्टडी फॉर, स्टडी वेब्स, माफ करना, ये स्टडी वेब्स, ये स्टडी वेब्स ऑफ, स्टडी वेब्स हो गया। ये इस W से हो जाएगा वेब्स ऑफ, ये एक्चुअल में ऑफ जो है वो यहाँ पे आना था, ठीक है। ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के नोट कर लीजिएगा। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। थोड़ा सा क्या है, उंगली से लिखोगे तो समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, है ना। मैं इसको और साफ सुथरा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्टडी, ठीक है। यहाँ पे आराम से लिख देता हूँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। और स्वयं की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स, स्वयं की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 जुलाई 2017, ठीक है। कौन शुरुआत किए थे, तो HRD द्वारा, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ये HRD एक्चुअल में है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो एक तो इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, दूसरा ये कब शुरू हुई थी और कौन से मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस मंत्रालय का अभी अब क्या हो गया है, नाम चेंज हो चुका है HRD का, क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, ठीक है। एक अलग से शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कि इसमें कक्षा 9 से लेकर आप स्नातकोत्तर तक की जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री में देख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है। ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करने के लिए, ऑप्शन 2 है शिक्षक उन्मुख व्याख्यानों को कम करने के लिए, ऑप्शन 3 है पूर्व ज्ञान को स्मरण करना, या फिर ऑप्शन 4 है पूरी कक्षा को शामिल करना। तो छात्र केंद्रित जो कक्षा रहेगी वो किसके लिए रहेगी फ्रेंड्स, तो वो रहेगी व्यक्तिगत मतभेदों को कम करने के लिए, ठीक है। अगर छात्र हैं, है ना, छात्र पूरे छात्र हैं और छात्र ही पूरे के मतलब विद्यालय का क्या कर कक्षा का संचालन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, सभी लगे रहेंगे, है ना, एक दूसरे को सिखाने में लगे रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, जो उनके बीच में मतभेद रहेगी कि तू मतलब अलग कास्ट का है, ठीक है, तू कमज़ोर है, मतलब तू गरीब है, मैं अमीर हूँ, ऐसी जो उनके में जो
सोचने की जो वो रहेगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर छात्र केंद्रित कक्षा रहेगी तो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धिमान कैरियर योजना की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑप्शन है रोजगार के अवसरों और आवश्यकताओं का ज्ञान, अपनी शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान, भारत में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों का ज्ञान, या फिर व्यक्तियों को संभालने में कौशल और अभ्यास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि बुद्धिमान कैरियर योजना की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, ये हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान पाना ही क्या होगा, बुद्धिमान कैरियर योजना की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को जान पाता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो ये समझ जाएगा कि उनकी जो कैरियर है वो किस वे में जाएगी। ठीक है, यदि कोई मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है, तो वो कोई एक क्षेत्र में वो पारंगत हासिल करने में नहीं लगा रहेगा, वो सभी क्षेत्रों में पारंगत करने में लगा रहेगा अगर कोई मल्टी टैलेंटेड है तो। ठीक है, तो पहचान जाएगा कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरी शक्ति क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य मूल्यांकन पद्धति नहीं है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, संदेह, चुनाव या फिर साक्षात्कार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, संदेह। सामान्य मूल्यांकन की बात की जाए, सामान्य मूल्यांकन पद्धति नहीं है करके बता रहा है। तो देखो हम लोग प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज के माध्यम से करते हैं, चुनाव मतलब यहाँ पे ये है पोल करते हैं। ठीक है, पोल से संबंधित, और साक्षात्कार मतलब ये इंटरव्यू से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो संदेह है ना, डाउट हमारे मूल्यांकन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पैरामीटर हैं जिन पर एक छात्र कक्षा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया दे सकता है। कक्षा वितरण, पाठ्यक्रम की संरचना, शिक्षण के परिणाम या फिर ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक, मतलब इन सभी के ऊपर में क्या करेगा, एक छात्र जो है वो प्रतिक्रिया दे सकता है कक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन शिक्षण लचीला है क्योंकि। ऑप्शन है छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, छात्र कहीं से भी सीख सकते हैं, छात्र मीलों दूर बैठे शिक्षक से सीख सकते हैं, या फिर ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी। क्यों, देखो जब ऑनलाइन कक्षाएं चलती है, निश्चित रूप से अभी मैं ऑनलाइन तो नहीं, ठीक है, जब ये अपलोड हो जाएगा है ना, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग बहुत सारे लोग देखेंगे, जबकि मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियो को कौन कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है ना। कोई मेरे से 50 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर। ठीक है, कोई पहाड़ों के बीच में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है ना। तो ऑनलाइन जो शिक्षण पद्धति उसका यही प्रॉफिट है कि छात्र जो है वो अपनी गति से कभी भी वो देखेगा आपकी वीडियो को। मान लेते हैं उनको अभी नोटिफिकेशन मिला यूट्यूब में, तो वो अभी देख लेगा, या फिर ये सोच लेगा कि चलो यार इसको बाद में देख लूँगा। ठीक है, तो वो अपनी गति के हिसाब से देख सकता है कि वो जैसे उसको एक बार में समझ में नहीं आया तो वो दोबारा देखेगा, दोबारा में समझ में नहीं आएगा तो तीसरे बार में देखा, मतलब उसका जब जितना बार भी मन चाहेगा वो उतनी बार वो देखेगा और अपनी गति से सीखेगा। ठीक है, और वो कहीं से भी सीख सकता है, चाहे वो घर में हो, छत में हो, खेत में हो, मैदान में हो, नदी में हो, नाले में हो, ठीक है, बस में हो, ट्रेन में हो, एरोप्लेन में हो, कहीं से भी वो सीख सकता है। ठीक है, और वो मीलों दूर है, उसके बाद भी वो ऑनलाइन के माध्यम से एक शिक्षक से क्या कर पाएगा, जुड़ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण को लचीला बोला गया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम संरचना की परिभाषित विशेषताएं हैं। ऑप्शन है विषय ज्ञान की गहराई, शिक्षकों की ज्ञान क्षमता, विषयों का क्रम, पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो पाठ्यक्रम के बारे में बताना है हमें, है ना,
किसके बारे में बताना है, पाठ्यक्रम के बारे में बताना है। तो देखो पाठ्यक्रम में क्या रहेगा, विषय की गहराई रहेगी पूरी, है ना। उसमें शिक्षक की ज्ञान क्षमता से संबंधित थोड़ी बातें रहेंगी, विषयों का क्रम थोड़ी रहेगा उसमें। जब हम लोग एक पाठ्यक्रम बनाते हैं उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, विषय का क्रम निर्धारित करते हैं और पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न फ्रेंड्स। उम्मीद है ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे और निश्चित रूप से ये अभ्यास प्रश्न है और आपको ऐसे ही प्रश्नों का क्या करना है, अभ्यास करते रहना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर क्या कर पाएँ, अर्जित कर पाएँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को अपना प्यार सम्मान दीजिएगा और जो भी बातें रहेगी वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।